नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल और बुलेटिन में सीधे आपको लिए चलते हैं शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 नए बस अड्डों को हरी झंडी दिखा रहे हैं और बसें रवाना हो रही हैं। हरी झंडी मुख्यमंत्री के हाथ में है और हरी झंडी ये बताता है कि प्रदेश में विकास का पहिया इन बसों की तरह दौड़ रहा है। शैलेश हमारे संवाददाता भी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, अब तक क्या हुआ और इस वक्त जो कुछ आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो दर्शकों को भी समझाएं। राजीव, देखिए, जो अवध बस स्टेशन का प्रोजेक्ट है, इसके लेकर 2 साल से कवायद चल रही है। पीपीपी मॉडल पर इस बस स्टेशन को डेवलप किया गया है और ये बस स्टेशन जो है, यहाँ से पूर्वांचल के जिलों के लिए बसें चलेंगी, जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती, इस तरफ के लिए। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि जो यात्रियों को, अगर किसी को गोरखपुर जाना है तो पहले उसको आलमबाग पट्टे जाना पड़ता था या पॉलिटेक्निक तक आते थे बीच में बस लेने, लेकिन अब उन लोगों को बस की सुविधा जो है वो बीच में ही मिल जाएगी। अवध बस स्टेशन पर, जो कि कप्ता के पास में बना हुआ है, पीपीपी मॉडल पर इस बस स्टेशन को बनाया गया है। और आज मुख्यमंत्री ने अवध बस स्टेशन के साथ ही कुल 6 नए बस स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 7 नए बस स्टेशन का शिलान्यास किया गया है। कुल 25 बसों को आज मुख्यमंत्री आवास से रवाना किया जा रहा है। तस्वीरें सीधी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इसमें 15 साधारण बसें हैं, जबकि 10 जो है वो जनरल बसें, यानी जिनमें एसी की सुविधा भी उपलब्ध है। और इस समय मुख्यमंत्री सामने मौजूद है मंच पर, जहाँ पे हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये बसें यहाँ से रवाना हो रही है। और शहर के अंदर अगर बात की जाए तो इस नई व्यवस्था के बाद जो शहर के अंदर एक जाम की समस्या होती थी वो धीरे धीरे कम होगी। और आगे अगर बात करें परिवहन विभाग की योजना की, तो योजना ये भी चल रही है कि धीरे धीरे करके, जैसे कैसरबाग का जो बस अड्डा है, वहाँ की बसों को बाकी जगह शिफ्ट किया जाए, आलमबाग की शिफ्ट किया जाए। तो जो शहर के अंदर बसों का मूवमेंट था वो धीरे धीरे ऐसे करके जो है वो कम होगा और इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि एक मकसद यही है कि जो भीतर दबाव है गाड़ियों का वो थोड़ा सा कम हो। अब इन बस अड्डों के बारे में आप बताइए शैलेश की क्या स्पेशल क्वालिटीज दूसरे बस अड्डों से ये कैसे अलग होंगी? देखिए, पहले तो ये बताएंगे राजीव की जो हम जिन आज बस अड्डों का उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया है, उनमें अवध बस स्टेशन है जो कि अयोध्या मार्ग पर है, लखनऊ में फैजाबाद रोड पर। इसके अलावा चित्रकूट है, नैमिषारण्य में है, सीतापुर से। इसके अलावा बुलंदशहर में एक रिवाई है बस स्टेशन। इसके अलावा बस्ती में है, गोंडा के मनकापुर में एक बस स्टेशन है। ये वो बस स्टेशन है जिनका आज यहाँ से उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए जिनका शिलान्यास है तो वो कन्नौज, मुरादाबाद, औरैया, एटा, जौनपुर, कौशाम्बी, ये वो जगह है जहां पर नए बस स्टेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने आज शिलान्यास किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे कार्यक्रम में बस अड्डों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। और अब जो है यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री आए, उन्होंने इन बसों को अपने आवास से ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बसें अपने पथ पर यहाँ से जा चुकी हैं। बात करें अगर अवध बस स्टेशन की, तो जो पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है तो वो काफी कई सुविधाओं युक्त बस अड्डा है, पूरी एसी सुविधाएं हैं। इसके अलावा वहाँ पर शॉपिंग को लेकर भी व्यवस्था की गई है। और जो आगे विभाग की योजना है, वहाँ पर एक पूरे छोटे शॉपिंग मॉल टाइप की योजना है वहाँ पर जो बनाई गई है, तो काफी आधुनिक होगा। यानी जिस तरह से कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पर या बड़े स्टेशन पर लोग जाते हैं, यात्री जाते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती है वो बस अड्डे पर भी मिले। यानी एक जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हो जो बस से यात्रा करता है, या कोई भी व्यक्ति जो बस से यात्रा करता है, उसको बस अड्डे पर हर तरह की सुविधाएं मिले, खाने के लिए बेहतरीन व्यवस्था हो, वहाँ आसपास रहने। यानी कि ये अच्छी बात है कि वहां पर सारी सुविधाएं जैसे बस अड्डों पर या रेलवे स्टेशन पर भी मिलती हैं उसी तरह की। कितना खर्च लगभग इन बस स्टेशनों पर किया गया है और कितने वक्त में वो समय सीमा कितनी रही? शैलेश, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के फिलहाल धन्यवाद। तो हमारे सहयोगी से संपर्क टूट गया है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हैं, लेकिन कार्यक्रम हरी झंडी दिखा दी उन्होंने, बसें रवाना हो गई हैं, अभी वहीं परिसर में मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो दूसरे बस अड्डे हैं उनकी सौगात भी दी गई है। 7 बस अड्डों की ये परियोजना और लखनऊ, बुलंदशहर समेत 6 जगह हैं। अवध का हिस्सा है, कन्नौज है, मुरादाबाद है, ये शिलान्यास हुआ है। एक कार्यक्रम में तो खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाकी जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण हुआ। 6 बस अड्डों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण हुआ, जबकि 7 बस अड्डों का शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, यानी कि लोकार्पण और शिलान्यास दोनों साथ साथ हुआ है। कुछ पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है और कोशिश ये की गई है कि इन बस अड्डों में कोई भी व्यक्ति बाहर से आए
तो उसको हर तरह की सुविधाएं मिले जो एयरपोर्ट पर मिलती हैं। मसलन खाने पीने से लेकर अच्छे वॉशरूम से लेकर सारी सुविधाएं, प्लेटफॉर्म पर बैठने से लेकर सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध, सारी सुविधाएं। और हरी झंडी दिखाए गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा दी है। तो मकसद यही है कि जो शहरों के भीतर लगातार दबाव बढ़ रहा है या जाम की समस्या होती है, क्योंकि ये बसें बड़ी हैं, ज़्यादा स्पेस लेती हैं, फिर लोग बीच बीच में उतरते हैं, तो इसकी वजह से जाम की समस्याएं लंबे समय से लोग झेल रहे थे, लोगों को परेशानी हो रही थी। और इस तरह के बस अड्डों की जो कि शहर से जुड़े हों लेकिन शहर के बाहर हों, यानी कि जिसमें जैसे दबाव कम पड़े और शहर के भीतर आने के लिए लोग फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन बस अड्डों का कुछ इस तरह से निर्माण हुआ है। कुछ का शिलान्यास हुआ है, कुछ का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री ने कर दिया। 6 बस अड्डों का लोकार्पण कर दिया, जबकि 7 बस अड्डों का शिलान्यास आज किया गया, जिनका लोकार्पण हुआ। इनमें लखनऊ का बस अड्डा शामिल है, बुलंदशहर का शामिल है। शिलान्यास की बात करें तो उसमें कन्नौज और मुरादाबाद समेत 7 बस अड्डे शामिल हैं। और आज सीएम ने कुल 25 बसों को रवाना भी किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन की ये बसें, और इनका रंग भी थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को देखें तो कलर बसों का भगवा दिख रहा है और उसमें हरा भी है। अब कानपुर के अपहरणकांड से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर एबीपी गंगा की खबर पर थाना प्रभारी नप गए। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था उन कमियों को, दिखाया था लापरवाहियों को, और बर्रा थाना प्रभारी रणजीत निलंबित हो गए। लापरवाही में उनको निलंबित कर दिया गया। थाना प्रभारी रणजीत को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर और एबीपी गंगा की खबर का यह असर हुआ है। लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल अपहरण कांड में वो फेल रहे। सब विलास प्रभारी को जिम्मा दिया गया है। अब हरमीत सिंह को बर्रा थाने का चार्ज मिल गया है। दरअसल युवक लापता है। पहले परिवार ने यह दावा किया कि हमने 30 लाख रुपए भी दिए हैं, बाद में वो अपने बयान से पलट गए। लेकिन इस बीच में जो बड़ा सवाल वो ये बना रहा कि आखिर क्यों पुलिस पकड़ नहीं पाई, क्यों पुलिस उस युवक को नहीं पकड़ पाई, ढूंढ नहीं पाई, जबकि फिरौती मांगने के लिए कॉल करते रहे। उनके नंबर्स को जो है ट्रैक किया जा सकता था, सर्विलांस पे लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली। चकमा देकर पुलिस को वो फरार। वैसे में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। बर्रा थाना प्रभारी रणजीत निलंबित हुए हैं। प्रभात हमारे सहयोगी आपको विस्तार से समझाएंगे कि इस खबर का असर किस तरह से हुआ है। प्रभात, दर्शकों को बताएं, एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई उसका असर किस तरह से हुआ है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से 24 दिन बीत जाने के बाद भी जो अपराधी युवक है उसके बारे में भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है कि आखिरकार वो कहां पर है। लगातार जो पुलिस टीमें हैं वो काम कर रही थी, तो वहीं जो बर्रा इंस्पेक्टर है उनकी जो कार्रवाई है, जो उनकी कार्यशैली है, उस पर सवाल उठे थे, जिसके चलते एसएसपी जो है उन्होंने इसका पूरा मामले का संज्ञान लिया। और एबीपी गंगा जिस तरह लगातार खबर दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, जो 24 दिन बीत जाने के बाद भी वो युवक को बरामद नहीं कर पाई। साथ ही साथ जो रुपयों से भरा बैग फेंकने के लिए पुलिस के साथ वो गई, पुलिस भी साथ गई थी, उस दरमियान भी बैग तो चलाया था, लेकिन पुलिसकर्मी जो अपहरण करता है उनको नहीं। यही बड़ा सवाल है। प्रभात, आप दर्शकों को आप ये बताइए कि जो थाना प्रभारी नपे हैं एबीपी गंगा की खबर के बाद, इनके बारे में बताइए कि इनकी किस तरह की लापरवाही रही। जी बिल्कुल, क्योंकि बर्रा थाना इंस्पेक्टर है रजनीश राय, और लगातार ये पूरे मामले को देख रहे थे और लगातार जो पीड़ित परिवार है उसके टच में थे, और जो अपहरणकर्ता फोन कर रहा था उसकी भी इनको पूरी जानकारी थी, पूरी प्लानिंग थी। उसके बाद भी इनके गिरफ्त से दूर है अभी अपहरणकर्ता, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है उनको। और साथ ही साथ जो सर्विलांस टीम के प्रभारी हैं, पुलिस ने ये कार्रवाइयां तो की है प्रभात की, जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि युवक को बरामद करने में क्या कामयाबी मिली है या क्या इनपुट मिल रहा है, उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाई है पुलिस। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जो अधिकारी है उनका कहना है कि लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही है, लेकिन जो 24 दिन बीत जाने के बाद अभी भी फिलहाल कोई युवक की कोई जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार कहां पर है। क्या अपहरणकर्ताओं के बारे में कुछ पता चल पाया कि वो कौन है, क्या वो इलाके के बदमाश हैं या कौन है, परिवार के सदस्य, क्योंकि आपसी रंजिश में भी इस तरह की घटनाएं हमने पहले होती हुई देखी है, कौन है?
जी बिल्कुल, लगातार जो पुलिस है उसकी टीमें जांच कर रही हैं और अधिकारी अभी कुछ भी बताने में अक्षम है कि आखिरकार अपराधकर्ता कहां पर है, कौन है, आखिर क्या वजह है जो अपराध किया गया है। पूरी तरह से अगर कहा जाए तो पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है वो शून्य है और कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लगातार सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, अभी तक करीब नहीं पहुंची है अपराधकर्ताओं के। और जो परेशान है, पीड़ित परिवार जो है वो परेशान है कि आखिरकार उनका जो लड़का है वो किस हालत में है। फिलहाल सिर्फ कार्रवाई के नाम पर निलंबित किया गया है इंस्पेक्टर को, नई कार्रवाई की गई, लेकिन अधिकारी जो है वो अभी भी खाली हाथ है, उनके हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है कि किस कंडीशन में वो युवक है। प्रभात, आप नजर बना रखें, तो हमने खुफिया तंत्र को फेल होते हुए देखा था प्रभात विकास दुबे कांड में, और अब एक बार फिर से फेल होते हुए देख रहे हैं। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब एक्शन हो रहा है पुलिसकर्मियों पर, लेकिन बड़ा एक्शन जिन अपराधियों पर होना चाहिए था उस एक्शन का अभी तक इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को ये तक नहीं मालूम कि अपहरणकर्ता कौन है, कहाँ से फिरौती मांग रहे हैं, और वो युवक कहाँ है जिसका अपहरण किया गया। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और यूपी सरकार की मॉडिफिकेशन याचिका पर आज सुनवाई होने वाली। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, जो कि जिस पर स्टे लगा हुआ है, हाईकोर्ट का इस पर स्टे है, और मॉडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई होगी आज सुप्रीम कोर्ट में। आपको ये बता दें कि 37,339 पदों पर रोक के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की गई, और यूपी सरकार भी इस पर अपना पक्ष रख सकती है। ये एक बड़ी खबर आपको दे दें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, लाखों स्टूडेंट से जुड़ा हुआ, उनके जॉब से जुड़ा हुआ ये मामला। और आपको ये बता दें कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू ही होने जा रही थी, कुछ जगहों पर बच्चों ने स्टार्ट भी कर दी थी कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल इस पर रोक लगाई जाए, और एग्जाम्स को लेकर जो क्वेश्चंस लेकर थे उनको लेकर सवाल उठाए गए थे स्टूडेंट्स की तरफ से और इसके बाद अभ्यर्थियों की तरफ से, और उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला बड़ी खबर है, खासतौर पर अभ्यर्थियों के लिए। आप ये बताइए कि कितने बजे सुनवाई होने वाली है, यूपी सरकार की तरफ से कौन पक्ष रखेगा? देखिए राजीव, अगर बात करें तो सुनवाई 11 बजे से होनी थी, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं शुरू हो चुकी है। जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, यानी कि जो तमाम सारे शिक्षा मित्र और जो अभ्यर्थियों की तरफ से वकील हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया जा रहा है। वहाँ से अभी चूंकि ये वर्चुअल सुनवाई हो रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज हैं उनके साथ साथ जो वकील हैं वो वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक उनको लिंक नहीं मिल पाया है कि किस तरीके से आज सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार से अभी बातचीत कर रहे हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, कुछ देर में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। अविनाश, आज की सुनवाई किस मसले पर होगी, मसला क्या होगा? देखिए राजीव, अगर बात करें तो कल जिस प्रकार से जो याचिकाकर्ता है, तमाम जो खासतौर से शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिकाकर्ता थे, उनकी तरफ से वकील पेश हुए और उन्होंने बताया कि इस तरीके से शिक्षा मित्रों को इसमें से हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि 60-65% कट ऑफ जो है शिक्षा मित्रों के लिए रखी गई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने मौखिक तौर पर कहा कि 60-65% जो है ये जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा जो है इस पर कम करने पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 45% तक कट ऑफ वालों की भी लिस्ट मांगी है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार सौंपेगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कल ये भी कहा गया कि जो बीटीसी हैं उनको, बीटीसी वालों को तो किया जा रहा है, लेकिन बीएड वालों को क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा कल अगर बात करें तो याचिकाकर्ता की वकील ने अपने तमाम सारे तथ्य रखे। आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब रखा जाएगा, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं शुरू हुई है। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसके साथ साथ जो 45% तक के कट ऑफ वाले लोग हैं उनकी लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। ठीक है अविनाश, नजर आप बनाए रखें। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 11 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, जो अभी तक हो नहीं पाई है। मामले की सुनवाई होगी और इससे जुड़ा हुआ जो अपडेट आएगा वो सबसे पहले एबीपी गंगा आपको देगा। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा में यूपी एसटीएफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ की टीम ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के अभियुक्त डी कंपनी के कुख्यात अबू सलेम और खान मुबारक के सहयोगी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 20 से यह गिरफ्तारी हुई और असल में गजेंद्र लोगों को गैंग का भय दिखाकर, डर दिखाकर पैसे हड़प लेना, वसूली का काम करना, यह सब क्या करता था। साल 2014 में उसने एक बिजनेसमैन से प्रॉपर्टी के नाम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए हड़प लिए थे। बाद में जब उस पर पैसे वापसी का दबाव पड़ा
तो उसने बिजनेसमैन पर फायरिंग करवा दी। आरोप है कि गजेंद्र खान मुबारक और अब्बू सलीम के पैसे नोएडा एनसीआर के प्रॉपर्टी में वो लगाता था और इसके साथ साथ वो सेक्टर 20 के 2 मुकदमों में वांछित भी चल रहा था। और बलराम हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। बलराम, कितनी बड़ी कामयाबी, कहां से गिरफ्तार किया गया और इसका पूरा का पूरा इतिहास बताइए आपराधिक। देखिए राजीव, ये अबू सलेम जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट का अभियुक्त था, डी कंपनी का कुख्यात सहयोगी बताया जा रहा है, उसका ये राइट हैंड बताया जा रहा है गजेंद्र, जिसको नोएडा एसटीएफ ने सेक्टर 20 थाने के बाद से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस गैंग से जुड़े होने का फायदा लगातार गजेंद्र उठाता रहा है। लोगों को इस गैंग की धौंस दे करके उनसे उगाही भी करता था, उनको कहीं प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पे पैसा ले लेता था, कहीं ठगी का कारोबार करता था। इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में इसने कई वारदात को अंजाम दिया और लगातार इस मुहिम में ये जुड़ा रहा और लगभग 2014 से ही एसटीएफ को इसकी तलाश थी और लगातार इसको लेकर के एसटीएफ का मूवमेंट था। लेकिन आज देर रात जब एसटीएफ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि जो गजेंद्र है वो नोएडा में एंटर कर चुका है और उसका मूवमेंट यहाँ पर है किसी बड़ी वारदात। बलराम, अब सवाल ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का काम क्या करता था, तो क्या जहां जहां इन्वेस्टमेंट की गई है क्या उनकी कुर्की होगी? देखिए राजीव, मैंने आपको पहले कहा कि ये लोगों को प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पे, लोगों को काम कराने के नाम पे उनसे मोटी रकम लेता था और उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती थी उनमें इन्वेस्ट करता था, लेकिन जिन लोगों से पैसा लेता था उनको प्रॉपर्टी नहीं देता था। इस बात को लेकर के दिल्ली के भी एक कारोबारी थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको लेकर के पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी और यही वजह है कि इसके खिलाफ कई आपराधिक वारदात जो हैं उसको लेकर के एफआईआर। ठीक है बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है, एक ये अपराधी डी कंपनी से जुड़ा हुआ ये गिरफ्तार हुआ है। राजधानी लखनऊ में बेकाबू हो रहा है कोरोना का ये संक्रमण और आपको बता दें कि लखनऊ में 200 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले और बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी जानकारी। लखनऊ की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस यहां पर है और ये रफ्तार पकड़ चुका और बेकाबू होती जा रही है स्थितियां लखनऊ में खासतौर पर बात करें, क्योंकि अब अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी कम हो गई और लखनऊ में 200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। शैलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। शैलेश, 200 नए मरीज, सवाल ये कि क्या अब बढ़ते केसेस के साथ उतनी व्यवस्थाएं हैं? राजीव, देखिए निश्चित रूप से अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है राजधानी लखनऊ में लोगों को इलाज दे पाना, क्योंकि बेड की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है लेकिन जो सीरियस पेशेंट होंगे उनके लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करना या जो ऐसे पेशेंट है जिन्हें हाई लेवल के इलाज की जरूरत है उनके लिए व्यवस्था करना, ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है। क्योंकि लखनऊ में सिर्फ लखनऊ के मरीज नहीं होते हैं, लखनऊ में जो बाकी जिले हैं आसपास के वहां से भी मरीजों को लाया जाता है, बल्कि आसपास का कई पूर्वांचल तक के मरीज जो है वो लखनऊ में इलाज के लिए लाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ केजीएमयू है, पीटीआई है। तो ये एक बड़ी वजह है कि लखनऊ के अस्पतालों पर जो लखनऊ के मरीज है इनका दबाव है, साथ में अन्य जिलों के मरीजों का भी। उसके हिसाब से जितनी संख्या मरीजों की है यहाँ पर उतने इंतजाम फिलहाल मैनेज करना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आज भी 200 से ज्यादा केस अभी सुबह हुई है सामने आ चुके हैं, अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है राजीव। और जिस तरह से लखनऊ में तेजी से केस बढ़ रहे हैं, एक्टिव केस की बात करें तो पूरे प्रदेश में लगातार लखनऊ नंबर 1 पर बना हुआ है। दूसरी बात अगर करें टोटल केसेस की तो टॉप 3 में है, लेकिन जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं तो ये अगले 1-2 दिन में नंबर 1 हो जाएगा, यानी कोरोना कैपिटल पूरी तरह से कह सकते हैं। ऐसे में पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है, पूरे प्रशासनिक हमले में हड़कंप है। बिल्कुल, हड़कंप मचना स्वाभाविक भी है। शैलेश, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, क्योंकि सारे अधिकारी सभी, चाहे वो नेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सब लखनऊ में रहते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर मॉनिटरिंग भी सबसे ज्यादा होती है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये चिंताजनक है और चिंताजनक ये है कि एक्टिव केसेस ज्यादा हैं लखनऊ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।